ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। मेरी आवाज़ बच्चों आप सभी तक आ रही होगी और आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ चलिए। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें, लाइव चैट मुझे नहीं दिख रही है। हाँ चलो, तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें आपको मेरी आवाज़ एकदम बेहतरीन तरीके से आ रही है। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 ही है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। गॉस की प्रमेय बच्चों, यह टॉपिक पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले बच्चों ये पेपर में कम आता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से हर पेपर में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। कुछ बच्चों को यह टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है जो बायो स्ट्रीम से होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस गॉस की प्रमेय टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएं और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग कभी भी क्लास स्टार्ट करने के पहले, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, हम भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं और भगवान श्री गणेश का नाम लेकर क्लास की शुरुआत करते हैं ना। तो सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में श्री गणेशाय नमः लिखेंगे। ठीक है, सभी लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास को शुरू करने के पहले कमेंट सेक्शन में एक बार श्री गणेशाय नमः लिखेंगे प्यारे बच्चों, और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान के नाम को लेने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है और उसी पॉजिटिव ऊर्जा से हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है बेटा, मेरी तबीयत आज एकदम सही है। कल मुझे थोड़ा सा धूप ज़्यादा लग गई थी दिन में, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब हुई थी। पर प्यारे बच्चों, एक बार बेटा इसे सही कर दो सामने, है ना। चलिए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार आ जाएं। सभी लोग एक बार श्री गणेशाय नमः कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बच्चों देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। और हम विद्यार्थी हैं, हम सब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। माँ सरस्वती बेटा जिनको ज्ञान की देवी कहते हैं, माँ सरस्वती बच्चों जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम ज्ञान की देवी कहते हैं, जिनसे बच्चों हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे हमें विद्या प्राप्त होती है ना। तो माँ सरस्वती का ध्यान, माँ सरस्वती का स्मरण बच्चों आप सभी करिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये सब करने से हमारे अंदर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो सभी लोग एक बार कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों एक बार सभी बच्चे जय माँ सरस्वती लिखेंगे। और जितने बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आज की क्लास को प्यारे बच्चों शुरू करने के पहले आपको 2 काम करना है। प्यारे बच्चों, आपको क्लास को लाइक करना है। लाइक करने के साथ साथ, है ना, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने जैसे किसी और मित्र की मदद कर सकते हैं इस क्लास को शेयर करके। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर करके ना। आप बच्चों, आप सभी को शेयर करना आता है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप सभी बच्चों को वीडियो को या क्लास को शेयर करना आता है? बच्चों, लिंक को कॉपी करके आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने टेलीग्राम पे या अपने दोस्तों को किसी भी तरीके से आपको भेजना होता है। इसे बच्चों हम लोग शेयर करना कहते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि गुरुजी की क्लास में आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, वो भी जुड़ पाते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और फिर हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। जितने छात्र आज इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं अपने बारे में बता दूं। बच्चों, मैं आपका मुकेश सर हूं, ये आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपका मुकेश सर हूं बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो बेटा मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। मेरा नाम मुकेश सर है बच्चों और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैं बच्चों पिछले पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा सालों से लगातार बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते आ रहा हूं
ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं तो बच्चों ऑनलाइन के अंदर मैंने 7 से 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, यानी ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब या एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों मैं लगातार तुम्हें 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं। और बच्चों मैं आपको विजय बैच में रेगुलर पढ़ाता हूं। जो बच्चे विजय बैच के होंगे एक बार अपनी हाजिरी लगा देंगे, है ना, कि मैं विजय बैच का छात्र हूं। एक बार कमेंट सेक्शन में विजय बैच के जो बच्चे हैं वो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप विजय बैच के छात्र हैं ना। विजय बैच के छात्रों से मैं रेगुलर मिलता हूं, उनसे मैं रेगुलर पढ़ाई कराता हूं, उन सबको मैं रेगुलर पढ़ाता हूं, ठीक है। और बच्चों आज आप मेरी यूट्यूब क्लास में जुड़ रहे हैं ना, तो जितने बच्चे मेरी यूट्यूब क्लास में जुड़ रहे हैं वो सब मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम लोग लिख लिख के पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख लिख के पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नोट्स साथ साथ बनानी रहती है ना। मैं विजय बैच का स्टूडेंट हूँ, चलिए बहुत बढ़िया, मैं विजय बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं भी विजय बैच का स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, विजय बैच के सभी छात्र आ जाते हैं, अच्छा लगता है। ये बच्चों तुम लोग जो डेडिकेशन दिखाते हो कि मेरी क्लास जहाँ भी होती है आप सभी वहाँ पर जुड़ते हो, बहुत अच्छा लगता है आप सबसे ये प्रेम देख करके ना। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया है और अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग लगाएंगे, कोण क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों कोण क्या होता है, इसे हम लोग एंगल बोलते हैं ना, कोण क्या होता है। तो बच्चों आप सभी को पता है कोण के बारे में, कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो बच्चों जब कहीं पर भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके बीच घिरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। हम ये परिभाषा बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब मैं क्या कह रहा हूं, दो रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती हैं, तो इनके बीच घिरे इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोण कहते हैं ना, कोण कहते हैं। सामान्यतः थीटा से हम लोग इसे लिखते हैं। तो अगर कोई बच्चों आपसे पूछे कि भाई कोण क्या है, तो आप बताओ कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करती हैं, कहीं पर काटती हैं, ठीक है, तो उसके बीच घिरे भाग को हम लोग कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं, बच्चों हम क्या लिखेंगे, अगर बच्चे आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी स्थान पर, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, बच्चों एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हैं, क्या करती हैं बच्चों, किसी स्थान पर काटती हैं, स्थान पर काटती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, आप जैसा लिखना चाहो, ठीक है, किसी स्थान पर काटती हैं, तो उसके बीच घिरे भाग को, तो उन रेखाओं के बीच घिरे भाग को, उन रेखाओं के बीच घिरे भाग को, उन रेखाओं के बीच घिरे भाग को कोण कहते हैं। बीच घिरे भाग को कोण कहते हैं, घिरे भाग को कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों, भाग को कोण कहते हैं, ठीक है। तो कोण क्या होता है ये सब आप सबने समझ लिया है ना, कोण क्या होता है ये सब समझ गए आप सभी, ठीक है। सर फिजिक्स आप पढ़ाएंगे या शिवम सर, बेटा इस वर्ष फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इस वर्ष प्यारे बच्चों फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग कोण के बारे में समझ गए। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर मैं कोण की बात करूं तो बच्चों कोण होते हैं दो प्रकार के, कोण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है जो अभी आपने पढ़ा है, जिसे प्यारे बच्चों समतल कोण कहते हैं, है ना, समतल कोण कहते हैं, जिसे हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्लेन एंगल बोलते हैं बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं, ठीक है। आप सभी मेरे साथ लिखिएगा, जब आप लिख के पढ़ोगे ना तो आप मेरी क्लास में बच्चों बहुत अच्छे तरीके से इंगेज रहोगे। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँगा और आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। और दूसरा बच्चों घन कोण होता है, दूसरा बच्चों घन कोण होता है, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक घन कोण होता है और एक क्या होता है, समतल कोण होता है। तो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा बच्चों, इसे समतल कोण ही कहते हैं, यह समतल कोण ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेडिंग एक लगा लीजिए कि समतल कोण क्या है। सबसे पहले बच्चों समतल कोण क्या है हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, समतल कोण क्या होता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि समतल कोण क्या है।
है ना। समतल कोण क्या है प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाइएगा। बहुत कुछ, बट अभी फैमिली की लिमिटेशंस है प्यारे बच्चों। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, है ना। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बेटा आप जीवन में अनलिमिटेड हो जाएंगे। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब, है ना, तब आप अपने जीवन में अनलिमिटेड हो जाएंगे। अगर जीवन में लिमिटेड रहना है तो आप अच्छे से पढ़ाई मत करिए। तो समतल कोण क्या है, तो प्यारे बच्चों जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हैं तो उसके बीच घिरे भाग को हम लोग समतल कोण कहते हैं। इसे समतल कोण कहते हैं, ठीक है। और इसे प्रायः थीटा से लिखा जाता है। परिभाषा भी मैंने लिखवा दी है, वही वाली आप चाहो तो लिख सकते हो कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी स्थान पर काटती हैं तो उनके बीच घिरे भाग को समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समतल कोण कहते हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, इसे हम थीटा से लिखते हैं बच्चों। इसे हम बच्चों किससे लिखते हैं बताइए, इसे हम थीटा से लिखते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। समतल कोण को बच्चों किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों दूसरा नंबर अगर आप समझे, ठीक है, दूसरा नंबर बच्चों आप समझिएगा, दूसरा नंबर समझिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो बच्चों इसका मात्रक हम लोग सामान्यतः व्यवहार में अंश या डिग्री लिखते हैं, है ना। बोलते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 30 अंश, 50 अंश, 40 अंश, है ना, अंश। सर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो बेटा, आप आराम से क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। अच्छा इसमें बहुत सारे विजय बैच के छात्र होंगे जो ये पढ़ चुके होंगे ना, जो ये पढ़ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास से पढ़ करके, है ना। तो धीरे धीरे जब आप देखिए कई बार पढ़ेंगे, ऐसा थोड़े ना कि हमको साल में केवल एक बार पढ़ना है ना। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसे पढ़ चुके हैं तो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, इसे आप दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना। अब ऐसा थोड़े ना कि इसे मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको, अब आज आप नोट्स मत बनाओ, अगर आपके नोट्स बने हैं तो आप इसे एक बार से फिर से देख लोगे तो आज की क्लास में आपको ये याद होगा, ठीक है। भाई सब फ्री में क्लासेस चल रही हैं, हम लोग झूठ में बैच ले लिए बेटा। हाँ बैच के अंदर मैं आपको 3 दिन पढ़ाता हूँ और यूट्यूब में मैं आपको केवल 1 दिन पढ़ा पाता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस, आप खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं प्यारे बच्चों ना। बैच के अंदर मैं आपको 3 दिन पढ़ा पाता हूँ और यूट्यूब में केवल 1 दिन पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। अच्छा इसका एक मात्रक होता है प्यारे बच्चों रेडियन, है ना। क्या मात्रक होता है इसका, रेडियन होता है। जैसे हम लोग थीटा का जब मान पाई के पदों में लिखते हैं, यानी थीटा का मान जैसे हम लिखते हैं ना पाई/6 या पाई/3, तब उस समय थीटा को हम लोग किसमें नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, ठीक है। हाँ किसी चाप द्वारा, एक बच्चा कह रहा किसी चाप द्वारा बने कोण को, केंद्र पर बने कोण को समतल कोण कहते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। आप मेरी 2 क्लास में पढ़ोगे बहुत अंतर पाओगे, एक अलग अलग अलग, क्योंकि बेटा मैं कभी फिजिक्स को रट के नहीं पढ़ा हूं ना फिजिक्स को रट के पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, समतल कोण के बाद हम लोग घन कोण कहते पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, घन कोण पढ़ेंगे। अच्छा ये क्षेत्रफल सदिश आ गया, सॉरी, घन कोण पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग बच्चों आप सभी लगाएंगे कि घन कोण क्या होता है गुरुजी, घन कोण क्या होता है। इसे अंग्रेजी में प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। प्यारे बच्चों आराम से समझिएगा घन कोण सॉलिड एंगल क्या है। जैसे बच्चों कोई सरफेस हो, कोई पृष्ठ हो, है ना, कोई पृष्ठ हो, पृष्ठ का मतलब बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह एक गोला है और इस गोले के सरफेस को चारों तरफ से हम एक पॉइंट पर मिला दें, गोले की सरफेस को हम चारों तरफ से बच्चों एक पॉइंट पर मिला दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है इसे बच्चों हम घन कोण ओमेगा कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, घन कोण ओमेगा कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसे चित्र से थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया है, ये यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है बच्चों इसे हम कहते हैं घन कोण, ठीक है। अच्छा मैंने पिछले में फॉर्मूला लगाना लिखना भूल गया था, एक पॉइंट में बच्चों आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा समतल कोण का,
समतल कोण का फॉर्मूला होता है बच्चों चाप बटे त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? चाप बटे त्रिज्या। अगर यह चाप है और किसी बिंदु ओ पर यानी केंद्र ओ पर थीटा कोण बना रहा है, त्रिज्या आर है और यह चाप की लंबाई एस हो, ठीक है, तो समतल कोण जो अभी हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला थीटा बराबर चाप एस है, त्रिज्या आर है। थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? एस अपॉन आर होता है। थीटा बराबर एस अपॉन आर होता है, ठीक है। चलो चलिए प्यारे बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? आप कहाँ से हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत सारे नए छात्र भी क्लास में जुड़ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार किस जिले से आते हैं मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, है ना? सभी लोग एक बार बता दीजिए आप किस जिले से आते हैं। घन कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो किसी पृष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा? किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण बनता है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को हम घन कोण कहते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से बच्चे? हरदोई, बनारस, प्रयागराज, आगरा, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, है ना? लगता है मुझे, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं आप सब लोग वहां से एक एक बच्चे हो ना। बांदा से हैं, झांसी से हैं, जौनपुर से हैं, यूपी 70 से हैं, सिद्धार्थनगर चंदौली से हैं, अलीगढ़ से हैं। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग अपने अपने जिले का नाम बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। चलो अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर चलते हैं। घन कोण क्या है? तो हम लिखेंगे क्या? किसी पृष्ठ के द्वारा। बेटा यह एक पृष्ठ है, ठीक है। पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को, किसी बिंदु पर बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी पृष्ठ द्वारा, ठीक है, किसी पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को या किसी बिंदु पर बने कोण को, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को, बने कोण को क्या कहा जाता है बच्चों? घन कोण कहा जाता है। घन कोण, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घन कोण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, घन कोण को बच्चों हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर, घन कोण को ओमेगा से कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को बच्चों किससे लिखते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? घन कोण को किससे लिखते हैं? ओमेगा से, ठीक है। कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या है। घन कोण का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला? घन कोण का। तो घन कोण का बच्चों फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण का बताइए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। घन कोण का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। ओमेगा बराबर होता है क्षेत्रफल, अगर यहाँ पर एस है, ठीक है, या क्षेत्रफल यहाँ पर बच्चों डी एस है, डी एस है, तो घन कोण ओमेगा का फॉर्मूला होगा डी एस अपॉन त्रिज्या आर स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला? डी एस अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण का फॉर्मूला है डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, हाँ चलो। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है बच्चों स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। सर विद्याकुल से पढ़कर फिजिक्स केमिस्ट्री में 70/70 ला सकते हैं? बच्चों विद्याकुल से पढ़कर नहीं, आप मेहनत करके ला सकते हैं। विद्याकुल से पढ़ने वाले बहुत बच्चे ला चुके हैं 70/70, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तब 70/70 आएगा ना। हम तो आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे छात्र हमारे पढ़ाए 50 नंबर पाते हैं, कोई 60 पाता है, कोई 70 पाता है। तो 70/70 लाना यह बच्चे पर निर्भर करता है। अगर बेटा सुमित आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, साल भर मेहनत करके पढ़ोगे हमारे साथ, तो आप डेफिनेटली 70/70 ला सकते हो। हाँ सर, आप
ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो ना? हाँ बेटा, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अगली चीज हम लोग समझने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश बच्चों क्या होता है, इसे अंग्रेजी में एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है प्यारे बच्चों, समझिएगा, है ना। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक रिमोट है, इसका आप मुझे क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करते हैं, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों का गुणा करा देते हैं और मुझे बताते हैं गुरुजी इसका क्षेत्रफल ये है। अब बच्चों ये जो लंबाई गुणते चौड़ाई किया, उससे आप क्षेत्रफल का परिमाण बता पाते हैं, ना कि क्षेत्रफल का दिशा। तो जब हम क्षेत्रफल की दिशा सहित उसको लिखते हैं तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। यानी किसी क्षेत्रफल को परिमाण के साथ साथ दिशा सहित प्रदर्शित किया जाए तो उसे बच्चों हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या है? जब क्षेत्रफल को परिमाण और दिशा के साथ लिखा जाए, यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, अब उसमें परिमाण के साथ अगर दिशा लगा दे तो वह क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। अच्छा, अब कहाँ होती इसकी दिशा? तो बच्चों जिस भी सरफेस का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अब देखिए इस रिमोट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें ये सरफेस है, नीचे ये सरफेस है, मेरी तरफ ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस, 6 सरफेस है इसमें। मैं ऊपर वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाली जो सरफेस है इसकी बात कर रहा हूँ। इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना, लंबाई गुणते चौड़ाई करोगे क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अच्छा इसके परपेंडिकुलर बेटा जो भी डायरेक्शन होगी वही इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन होती है, यानी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस वही होती है उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे ये वाली सरफेस है, इस पे अगर आप लंब खींचोगे तो ये डायरेक्शन होगी। इसके नीचे वाली बच्चों ये सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर आपको खींचना है तो ये होगा। क्लियर है ना? तो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस वही हो जाती बेटा एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो बच्चों यहां पर आप लिखोगे क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा बच्चों क्या होती है? जिसकी दिशा, जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। सदैव पृष्ठ के बच्चों क्या होती है? लंबवत होती है, सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। बच्चों यह एक क्षेत्रफल है, ठीक है, यह एक पृष्ठ है, यह एक क्षेत्रफल है। अब ये ऐसे है, इस पे परपेंडिकुलर आप खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा बच्चों? यह परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर होगा। ठीक है, यह इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए। ठीक है, तो एक वेक्टर ए जो होता है इसका परिमाण ए के बराबर ही होगा। लेकिन बच्चों अगर आपने केवल ए लिख दिया तो बताइए इसके ऊपर ना वेक्टर लगा ना कैप लगा है, ये सदिश लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल की दिशा में एक यूनिट वेक्टर एन कैप ले लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर हो जाता है ए इंटू एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? तो प्यारे बच्चों एन कैप है क्षेत्रफल की दिशा का एकांक सदिश। क्षेत्रफल की दिशा का एकांक सदिश, इसको लगाने से केवल, इसको लगाने से बच्चों क्या होता है? केवल और केवल डायरेक्शन आ जाती है। एकांक सदिश, क्षेत्रफल की दिशा का एकांक सदिश एन कैप है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, डायरेक्शन सदैव परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस होती है। ठीक है, चलिए एक बच्चा पूछा सर आप कितने बजे लाइव आते हैं? बच्चों हमारे इस चैनल के अंदर शाम 7 बजे रोज लाइव क्लास मिलती है। आप सभी लोग जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, वो शाम 7 बजे आ जाया करें। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम क्षेत्रफल सदिश समझ गए हैं। अब बच्चों हम लोग समझते हैं अगली चीज, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? प्यारे बच्चों आप सबने पढ़ रखा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई धन आवेश रख दूं तो धन आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अगर धन आवेश है तो धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होगी
और अनंत पर समाप्त होंगी। ऐसे धन आवेश से प्रारंभ होंगी, अनंत पर समाप्त होंगी बच्चों। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होंगी। ये धन आवेश से प्रारंभ होकर के बच्चों कहाँ पर समाप्त होंगी, अनंत पर ऐसे समाप्त होंगी। या धन आवेश से प्रारंभ होंगी और कहाँ पर समाप्त होंगी प्यारे बच्चों, अनंत पर समाप्त होंगी। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ये क्या होती है बेटा, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, है ना। ये ध्यान से आप सभी एक बार इसे देख लीजिए, विद्युत बल रेखाएं क्या है, धन आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत पर समाप्त होती हैं, इस प्रकार से ना, ये ऐसी। ये हमने क्या खींचा है, ये आवेश के चारों ओर इसके विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली विद्युत बल रेखाएं। अच्छा बेटा, अगर हम इसके इस विद्युत क्षेत्र में, अगर हम इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं पर बेटा कोई सरफेस रख दें, कोई पृष्ठ रख दें, कोई पृष्ठ को अगर हम इसके क्षेत्र में रख दें, ये हमने यहाँ पर ये एक सरफेस रख दी, एक पृष्ठ रख दिया, हम देख पा रहे हैं कि ये जो पृष्ठ हमने रखा है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है बच्चों 1 2 3, 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनकी संख्या को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उनकी संख्या को ही बच्चों हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि विद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चों किसी सरफेस से, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए अभी आप समझिए केवल कि कोई सरफेस होगा, कोई पृष्ठ होगा, उससे जितनी बल रेखाएं गुजर जाएंगी। यहां पर हम ये जो ये सरफेस रखा है, सरफेस का मैं नाम दे देता हूं ABCD, हमने एक पृष्ठ रखा है, इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो गुरुजी यहाँ पर इससे 1 2 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन बल रेखाओं को हम काउंट कर लेंगे, इनको हम गिन लेंगे, इनकी संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स आपसे कोई पूछे कि भाई समझाओ विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आप बताओगे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, या विद्युत क्षेत्र रेखा भी हम इन्हें कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बच्चों, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं, आप सभी बताइए। संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला को, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स क्या है, इसी प्रकार से बच्चों अब देखिए ध्यान से, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे बच्चों आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी, है ना। सर आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है, प्यारे बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। सर एक बार आप मुझे समझा दें बेटा, बिल्कुल एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ना, आराम समझिए। देखिए हमने क्या कहा कि ये बेटा एक आवेश रखा है, एक आवेश रखा है यहाँ पर। अगर एक आवेश रखा है तो हमें ये देखना है कि वह धन आवेश है कि ऋण आवेश। हमने यहाँ पर जो रखा बच्चों वह धन आवेश है, वह एक प्रकार का धन आवेश है। तो धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बच्चों, वह धन आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से प्रारंभ होकर के कहाँ पर समाप्त होती है, अनंत पर समाप्त होती हैं। तो हमने विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर खींच दी हैं। अब इस विद्युत बल रेखाओं के क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ रखा ABCD। अब इस पृष्ठ पे हम देख रहे हैं कि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 1 2 3। जो जितनी बल रेखाएं बच्चों इस पृष्ठ से गुजर रही होंगी ना, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। यहाँ से अभी 10 रेखाएं गुजर रही होती तो इसका विद्युत फ्लक्स हो जाता 10 के बराबर,
है ना। अगर इससे 15 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होती बच्चों, तो हम कहते कि इस पर से गुजरने वाला फ्लक्स 15 है ना। जितनी बल रेखाएं बच्चों गुजर जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही फ्लक्स कहते हैं। सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, बुक किस पब्लिकेशन की बेस्ट रहेगी? प्यारे बच्चों आपको ना केवल और केवल एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना चाहिए ना। और अभी तक बच्चों आपने अभी तक किताब नहीं परचेज की है, ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आप क्लास 12th की शुरुआत कर चुके हैं और अभी तक आपकी किताब नहीं है बच्चों, तो बहुत चिंता का विषय है ना। जितने भी छात्र क्लास 12th शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला काम उनके पास किताबें होनी चाहिए, है ना। किताबें बच्चों आप सबके पास होनी चाहिए। किताबों के बाद आपके पास अपना पूरे सिलेबस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो सभी लोग बच्चों किताब खरीद लीजिए, ले लीजिए, है ना। तो प्यारे बच्चों जब किताब आपके पास होगी ना, तो आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस का पढ़ा रहे हैं या कुछ और पढ़ा रहे हैं, है ना। तो किताब बच्चों आपको पढ़ना है और रीडिंग हैबिट डालनी है। धीरे धीरे किताब बच्चों आपको खुद से पढ़ना सीखना है। फिजिक्स की किताब आप जब पढ़ोगे ना, तो आपके पास कंफ्यूजन आएगी, और कंफ्यूजन आएगी तो आप टीचर से क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे। नहीं बच्चों ऑफलाइन में ना ये हो जब पाता था, ऑनलाइन जब से बच्चों आप पढ़ना शुरू कर दिए हो ना, आप बहुत सेचुरेटेड होते चले जा रहे हो, है ना। बहुत संकुचित हो गए हो बच्चों आप। हम लोग जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में हमारे सामने अगर 15 बच्चों की क्लास होती थी, तो वहां पर बच्चों की तरफ से टॉपिक से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन आते थे। लेकिन यहाँ पर जब हमारे साथ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, तब भी बच्चे हमारी तरफ क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो बच्चों इससे हमें पता चल जाता है कि आप लोग किताब पढ़ने की आदत नहीं है आपके अंदर। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप सभी किताब पढ़ने की आदत डालिए, किताब परचेज कर लीजिए और किताब को पढ़िए। नहीं समझ में आती बच्चों तो यह अच्छी बात है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आएगी तो आपके अंदर कंफ्यूजन आएंगे, और आप उस कंफ्यूजन को खोजने, किसी कंफ्यूजन का आंसर खोजने किसी न किसी शिक्षक के पास जाओगे। चाहे वो अपने ऑफलाइन शिक्षक के पास जाओगे बच्चों, चाहे अपने ऑनलाइन शिक्षक के पास जाओगे ना। तो सभी लोग किताब परचेज कर लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, चाहे रेफरेंस में कोई किताब परचेज कर लीजिए, चाहे एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए, लेकिन शुरुआत करने के पहले आपके पास किताब होनी चाहिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी के समझ में आ गया विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर अब आप समझिएगा, जैसे यह कोई क्षेत्र है, ठीक है, यह कोई क्षेत्र है, ऐसे बनाता हूं, ऐसे यह कोई क्षेत्र है। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर जो होगा इधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर अगर आपको कम समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए एरिया वेक्टर आप अच्छे से समझिए, डायरेक्शन निकालना समझ लीजिए, बहुत काम देगी बेटा आपको। हमारे पास एक सरफेस ये है, दूसरी सॉरी मैं आपके सामने बच्चों एक क्यूब बनाता हूँ। क्यूब माने घन, है ना। जिन बच्चों को अभी एरिया वेक्टर का एरिया निकालना नहीं आया वो लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बच्चों यह मेरे सामने एक घन बना हुआ है। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों यहाँ पर कितनी सरफेस होती हैं, तो आप बताओगे कि गुरुजी इसमें 6 सरफेस होती हैं। ऊपर की एक सरफेस, नीचे की एक सरफेस और चारों तरफ की सरफेस मिला करके 6 सरफेस होती है ना। जैसे बच्चों एक बंद कमरा हो, आप समझिए, तो बंद कमरे में चारों तरफ की दीवारें हो जाएंगी, ठीक है, और एक ऊपर छत हो जाएगी और एक नीचे की जमीन हो जाएगी। कुल मिलाकर के 6 सतह होती हैं। अब चलिए हम आप सब मिल करके यहाँ पर इनके 6 सतहों का, यानी जितनी भी 6 सतह है ना, इनका सबका एरिया वेक्टर फाइंड करते हैं। बच्चों यह मेरे सामने ऐसा रखा हुआ, आप समझिए। तो ऊपर की जो सरफेस है ये वाली, इस पे अगर बेटा परपेंडिकुलर खींचोगे तो यह डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऊपर की सरफेस का अगर एरिया वेक्टर पूछूंगा तो उसकी डायरेक्शन होगी बेटा ऊपर की ओर। ऐसी सरफेस है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ये होगा ना। चलिए इसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो नीचे वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो कहोगे गुरुजी इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा। परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस हमेशा होता है, इसलिए नीचे की ओर होगा ये, है ना। ये वाली जो बच्चों सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है इधर वाली है ना,
इसका बताओ एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस होता है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि बताइए बच्चों, ये वाली जो सरफेस है, यानी जो मेरी तरफ बच्चों जिसका मुंह है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप कहोगे गुरुजी इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, इसकी डायरेक्शन बच्चों ये हो जाएगी, एरिया वेक्टर हमारा ये हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास बच्चों दो सरफेस और बची हुई है, एक सरफेस बची हुई है जो मेरे सामने दिखेगी ना, ये वाली सामने वाली, और एक पीछे वाली। अगर पीछे वालों की बेटा बात करें तो पीछे वाली जो सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, और ये जो फ्रंट में दिख रही है इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा ना। तो एरिया वेक्टर निकालना आप सभी समझ गए हैं, हमेशा परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस रखना है, ठीक है। चलो सर अभी नोट नहीं कर रहा हूं, बाद में नोट कर लूंगा, अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो बेटा अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, चलो बाद में कर लेना, लेकिन मैं देखिए बहुत आराम से आप सबको इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि मेरे जितने भी छात्र हैं वो सब मेरे साथ साथ नोट करें। विद्युत फ्लक्स क्या होता है अब हम लोग समझते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर ये एक हमारे पास सरफेस है ऐसी, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ये होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर बच्चों मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा बच्चों, ध्यान से। है ना, यहाँ पर बच्चों यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर है तो विद्युत क्षेत्र से अगर यह थीटा कोण बना रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान क्या होगा। प्यारे बच्चों आप सबने पढ़ा होगा क्लास 11th में, अगर यह वेक्टर v हो तो जिससे हम थीटा जोड़ करके इसका मान ज्ञात करते हैं, उस दिशा में बच्चों इसका मान v cos थीटा होता है, और इसके परपेंडिकुलर बच्चों इसका मान जो होता है वह v sin थीटा होता है ना। तो जहां पे थीटा जुड़ रहा होता है वह वाला cos के पदों में बनता है v cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वह वाला साइन के पदों में बच्चों बनता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इधर का मान a है, तो जिससे थीटा जुड़ रहा है उस दिशा में बच्चों इसका मान हो जाएगा a cos थीटा, है ना, a cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, a cos थीटा। अच्छा, तो विद्युत फ्लक्स को लिखने के पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को बच्चों हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, है ना, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, फाई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र E इंटू क्षेत्रफल की दिशा में सदिश, क्षेत्रफल सदिश E इंटू ए कॉस थीटा, E इंटू ए कॉस थीटा। बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर E इंटू ए कॉस थीटा। अच्छा आप एक सभी लोग बताइए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, A डॉट बी बराबर बच्चों आप सबने क्या पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा। तो ये जो ई ए कॉस थीटा लिखा है ये किसका फॉर्मूला होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यह फॉर्मूला होगा, यह फॉर्मूला होगा फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए का। किसका फॉर्मूला होगा, वेक्टर ई डॉट ए का, है ना, ये फॉर्मूला होगा ई डॉट ए का। अब यहां से परिभाषा हमारे पास निकल आई है कि वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों यह परिभाषा फ्लक्स की इस फार्मूले से निकल के आती है, ठीक है, कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, या ऐसे लिखो विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश, व क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, है ना, विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के अदिश गुणनफल को, के अदिश गुणनफल को बच्चों हम क्या कहते हैं, आप सभी बताइए। अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को, गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों, अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना, विद्युत फ्लक्स कहते हैं,
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बच्चों अब एक बात आप लोग और बताइए कि यह क्या है। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश गुणन ही क्यों? बेटा यहाँ पे कॉस थीटा आया है ना, ई ए कॉस थीटा है। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल बन जाता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा इसलिए अदिश गुणनफल लेते हैं। ठीक है, आप विद्या कुल के स्टूडेंट हो। हाँ, आप यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे विद्या कुल के ही स्टूडेंट हैं। और सारे बच्चों को आज से मैं एक नाम देता हूँ। बच्चों आप जितने भी विद्या कुल से पढ़ने वाले छात्र हो, आप विद्या कुल के छात्र हो, इसका मतलब बच्चों आप विद्या कुलियन हो। कौन हो प्यारे बच्चों? आप सभी विद्या कुलियन हो। ठीक है, विद्या कुलियन। ठीक है, तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वी आर विद्या कुलियन। मैं भी विद्या कुलियन हूं और आप भी विद्या कुलियन है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में एक लाइन लिखनी है बच्चों। क्या लिखनी है? तो कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि वी आर विद्या कुलियन। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? वी आर यानी हम सब विद्या कुलियन हैं। वी आर विद्या कुलियन। आप कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों सभी लोग, वी आर विद्या कुलियन। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सब क्या हैं? तो वो सब बच्चे विद्या कुलियंस हैं, है ना। वो सब बच्चे क्या हैं? विद्या कुलियंस हैं। वी आर विद्या कुलियंस। हाँ सर जी, क्लास 11th का छात्र हूँ। आपने कहा था सोमवार से क्लास विजय बैच चलेगी। बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तब तक आपकी मैंने 11th क्लास के बच्चों के लिए एक क्लास रेगुलर स्टार्ट कर दी है। साथ में बहुत सारे वन शॉट वीडियो बेटा तुम्हारे लिए 5-5, 6-6 घंटे के हैं। तो उन्हें आप देख करके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करिए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका बैच भी शुरू हो जाएगा ना। आई एम विद्या कुलियन, वी आर विद्या कुलियंस। बच्चों आई एम नहीं लिखना है। आई एम मतलब केवल तुम अपने आप को कह रहे हो विद्या कुलियन, नहीं, वी आर विद्या कुलियन यानी हम सब में बच्चों हम भी हैं और आप भी हैं ना। चलिए, तो फाई बराबर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? ई डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और हमने डिफिनेशन लिख दी, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश ए के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, यह क्या थी? यह विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही तो फ्लक्स कहते हैं ना। चलो, तो बेटा यह एक संख्या है तो इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे बच्चों? विद्युत फ्लक्स जो है वह अदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे बच्चों? विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अभी गॉस की प्रमेय हम लोग थोड़ा देर में पहुंचेंगे, धीरे धीरे चल के रहे ना। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। विद्युत फ्लक्स में जब हम लोग इस कोण थीटा का मान रखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थीटा जो कोण है वो किसके किसके बीच का है? थीटा जो कोण है बेटा वह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच बना कोण है ना। किसके किसके बीच का कोण है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए के बीच बना कोण है थीटा, है ना। तो बच्चों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना है, थीटा की गणना आप कैसे करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और सवाल गलत करके चले आते हैं। फॉर्मूला सही लगाते हैं, ठीक है, और सब कुछ सही लगाते हैं, पर इसका जब कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो गलत हो जाता है। पहले बच्चों आप सभी समझ लीजिए, ठीक है। जब 3 कंडीशन होती है, जब पृष्ठ जो है, जब बेटा कोई सरफेस हो, जब कोई पृष्ठ हो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के क्या हो बच्चों? लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। देखिए सवाल में कहेगा कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र बच्चों जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए बना लिया, यह एक विद्युत क्षेत्र खींचा, ठीक है। ये अब इसी में हमने एक ऐसी सरफेस को रखा, ऐसे रख दिया, सरफेस ऐसी रखी है, विद्युत क्षेत्र इधर है। तो पृष्ठ जो है, सरफेस जो है, वो तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हुई। अब मैं कह रहा हूं आप बताइए यहाँ पे थीटा कितना रखेंगे? तो बच्चे सवाल में से 90 डिग्री रख के चले आते हैं
और बच्चों यहाँ गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो फाई में जो कोण थीटा है वह एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है, ना कि बच्चों पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर है पर इसका एरिया वेक्टर हम देख रहे हैं, एक सरफेस ऐसी है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर बच्चों इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए हैं तो बच्चों यहाँ पर हम थीटा को 0 डिग्री रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम थीटा को 0 डिग्री रखेंगे। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि जब कहेगा कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, तो वहां पर थीटा 0 डिग्री रखा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट बच्चों आप नोट करके लिख लीजिएगा, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है प्यारे बच्चों, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब पृष्ठ कैसा हो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, अर्थात ठीक है, अच्छा अर्थात जैसे हमने यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र बना दिया, यह विद्युत क्षेत्र बना दिया और इस विद्युत क्षेत्र में प्यारे बच्चों हमने सरफेस भी ऐसे रख दी है, यानी विद्युत क्षेत्र इधर है और सरफेस भी ऐसी है। अब बताइए यहाँ पर आपको जब समांतर देगा तब आप सोचोगे थीटा 0 रखना है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सरफेस ऐसी रखी हुई है तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वह इधर होगा, है ना, एरिया वेक्टर बच्चों इधर हो जाएगा। अब बताइए विद्युत क्षेत्र इधर है ना, एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, थीटा कितना बना बच्चों 90 डिग्री ना, तो थीटा कितना बना 90 डिग्री बना। अब यहीं से बच्चों आपको एक सेंस बनाना है, आप सभी ध्यान से देखिए कि जब हम कह रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत है तो आप थीटा को 0 रख रहे हैं, यानी 90 से 90 घटा दे रहे हैं, 0 बन जा रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी जब 0 रखना चाहिए तब भी आप 90 से 0 घटा के 90 कर दे रहे हैं। नहीं समझे? लंबवत में 90 से 90 घटा के 0 कर दिए, समांतर में 90 से 0 घटा के 90 कर दिए। अब अगर मान लीजिए कभी कहे कि पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा, तब आप कितना रखोगे, है ना। जब आपसे कहेगा बेटा जब पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के से थीटा कोण पर हो, जब पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से बच्चों थीटा कोण पर हो, दिशा से थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो बेटा जब पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर होगा तो थीटा बराबर हो जाता है 90 माइनस थीटा। यानी आपसे सवाल में कहेगा कि 30 डिग्री कोण पर पृष्ठ रखा है, यानी पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप 30 अंश जब बोलेगा तो थीटा को रखोगे 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री रख दोगे। कितना रख दोगे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री रख दोगे। विद्याकुल ऐप आईफोन में क्यों नहीं डाउनलोड है? बेटा हमारा ऐप अभी आईफोन में नहीं चलता है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे मतलब ज़्यादातर एंड्रॉयड वाले बच्चे हैं। आप अगर आईफोन में चलाना चाहते हैं वेब वर्जन चला लीजिए, एक बार आप टीम से बात कर लीजिएगा, वेब वर्जन चल जाएगा, है ना। एप्लीकेशन वर्जन नहीं है अभी आईफोन में। आप सभी बच्चे बहुत मतलब आप समझिए कि हमारे पास आईफोन वाले छात्र मात्र 1 या 2 आते हैं, है ना, और बेटा उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से आईफोन का वर्जन अभी नहीं है। मेरे पास खुद आईफोन नहीं है बच्चों, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे बच्चों के पास कहाँ आईफोन होगा। अच्छा चलो, इतने बच्चे जितने यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ पे ईमानदारी से आप सभी लिखिएगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, अपने फ़ोन का मॉडल बताओ। चलो सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार सभी जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने फ़ोन का मॉडल बताओ, ठीक है। सर बैच का प्राइस आप बता सकते हो? बेटा बैच का प्राइस शायद 3199 रुपये है ना, साल भर के बैच सारे बैच मिला करके बेटा 3199 है ना, साल भर के सारे बैच मिला के। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके पास वीवो है, लावा है ना, हाँ रियलमी है, 3G फ़ोन है, नथिंग का फ़ोन है, हाँ बहुत सारे कितने एप्पो का फ़ोन है, लावा का फ़ोन है, सैमसंग का है, एंड्रॉयड है, हाँ वीवो कंपनी का है,
बहुत सही। तुम लोग के पास देख रहे हो मोटरोला है, सैमसंग है, रेडमी है। हाँ, तो देख लीजिए ज्यादा बच्चे यहाँ पर जो हैं वो सारे एंड्रॉयड वाले हैं ना, ज्यादातर बच्चे एंड्रॉयड वाले हैं। बच्चों एक बार आपका कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड आप मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर एंड्रॉयड वाले हैं, तो ये सब नोट कर लिया आप सबने। इसीलिए अभी तक आईफोन वर्जन नहीं आया है, बहुत जल्द विद्याकुल ऐप आईफोन वर्जन आ जाएगा ना। चलो, चलिए बच्चों आगे चला जाए, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। प्यारे बच्चों एक हेडिंग लगाइएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा, है ना। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला जो पता है, फाई बराबर क्या पता है, ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूला हमें पता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। तो बताइए बच्चों, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है जिसका मात्रक आप सभी को पता न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और ए क्या है, क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ से हमें फाई का मात्रक मिल गया है। तो फाई का मात्रक क्या आया है गुरुजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बच्चों यह फाई का मात्रक होता है, यानी यह विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, यह विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अगर हम विद्युत फ्लक्स की विमा निकालने रहे, विमा निकाल रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बल का मात्रक है और बल का विमीय सूत्र mLT-2 होता है। यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर के लिए विमीय सूत्र बेटा हम लोग एल यूज करते हैं, L2 कर देंगे। नीचे आ जाओगे, कूलाम है, कूलाम के लिए प्यारे बच्चों हम लोग AT लिखते हैं ना। कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है गुरुजी, AT होता है। इन्हें सबको आप ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों फाई की जो विमा आएगी, यानी फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की जो विमा आएगी, देखिए कितनी आएगी, आप सभी ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर यम है, L123 हो जाएगा, T-2 पर जाएगा -3, तो T-3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई की विमा बच्चों हमारे सामने आ गई है। फाई की यह विमा है और फाई का ये मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बच्चों कई बार पूछा गया है। ठीक है सर, प्लीज प्लीज स्टेटमेंट करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, यहां तक हो गया सभी को, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा समझ में आ गई है। चलो अब प्यारे बच्चों हम लोग विद्युत फ्लक्स पर आधारित कुछ सवाल हम लोग करना चाहते हैं ना। हम लोग को कायदे से विद्युत फ्लक्स के आधारित कुछ सवाल हमें करना चाहिए। जैसे प्यारे छात्रों आपके सामने एक सवाल यह है, एक सवाल यह है ना, विद्युत फ्लक्स से संबंधित न्यूमेरिकल बच्चों आपके सामने मैंने यहाँ पर ये वाले सवाल दिया है। क्या है, विद्युत क्षेत्र E4I कैप 3J कैप -5K कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल S बराबर 4J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर आप सभी को ध्यान से इस सवाल को पहले देखना है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, 4I कैप प्लस का 3J कैप माइनस का 5K कैप, है ना। यह दिया गया है बेटा विद्युत क्षेत्र E का मान, और क्षेत्रफल को S से लिखा है, और यहाँ पर क्षेत्रफल S बराबर 4J कैप दिया है। प्यारे छात्रों आपसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मान। तो प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आप सबने पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर बच्चों आप सबने पढ़ा है वेक्टर E डॉट A पढ़ा है, पर यहाँ पर A नहीं है तो यस ही लिख देते हैं, E डॉट S ना। तो फाई बराबर वेक्टर E डॉट S, वेक्टर E का मान है 4I कैप प्लस का 3J कैप माइनस का 5K कैप डॉट, है ना, डॉट लगाओगे, S का मान है 4J कैप। बच्चों यहाँ से गुणा कराएंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I1 होता है, J डॉट J1 होता है और K डॉट K1 होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर J का J के साथ करा देंगे 12। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
क्या मात्रक होता है, 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, यह इसका मात्रक सहित मान हो जाएगा। आप सभी बच्चों को यह सवाल समझ में आया होगा ना? ठीक है सर, आप सारे चैप्टर करवाओगे ऐसे ही? हाँ बेटा, मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा इस वर्ष, है ना? सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ ऐसे ही नोट करते रहेंगे, है ना? चलिए, एक सवाल बच्चों और करवा दूं, एक सवाल बच्चों मैं आपको और करवा दूं। यह सवाल आप सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। यह वैद्युत फ्लक्स से संबंधित ही सवाल है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है ना, सॉरी, दूसरा वाई एक्सिस होता है, और तीसरा प्यारे बच्चों जेड एक्सिस होता है ना। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अच्छा, एक्स एक्सिस में हम लोग जो यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं वह आई कैप होता है। एक्स एक्सिस में प्यारे बच्चों सर नहीं समझ आया बेटा, बहुत आसान है, एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर जो सवाल था हमारा वो क्या था, देखो यहाँ बिल्कुल सिंपल था। वेक्टर ई का मान दिया है 4i + 3j - 5k, है ना? और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपको वेक्टर एस का मान दिया 4j कैप। ई पता है, वेक्टर एस पता है, आपको पता है फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। और इसके अलावा अगर हम किसी के साथ कराते हैं डॉट प्रोडक्ट तो वह 0 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इस जे का आई के साथ कराओगे तो 0 आएगा, जे का जे के साथ कराओगे तो ये 1 बनेगा, तो 4 तियां 12 हो गया। जे का के साथ बच्चों कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम केवल जे का कराएंगे तो 4 तियां 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, है ना? चलो, चलिए बेटा, हिमांशु मैं इसी तरीके से सारे चैप्टर आपको करवा दूंगा ना। इस सवाल में हम देख रहे थे, हम यहाँ पे पहले समझ रहे थे कि बेटा एक्स अक्ष में जो एकांक सदिश होता है वह आई कैप होता है, वाई एक्सिस में एकांक सदिश जो होता है वह जे कैप होता है, और जेड एक्सिस में जो एकांक सदिश होता है बच्चों वह के कैप होता है ना। एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप, ठीक है। चलिए सर, हम भदोही से हैं, मेरा भी नाम ले लीजिए, सूर्या ब्लॉग 10K, बहुत बढ़िया। तुम लगता है यूट्यूबर हो बच्चों, है ना? आजकल आजकल तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम भविष्य में यूट्यूबर बन जाएं। बेटा कुछ नहीं है, केवल एक दिखावटी की दुनिया है। आप सभी पढ़ाई करें और आप अपने बचपन से लेकर के, या आपके माता पिता ने बच्चों जो सपना देखा है उस सपने को जिए, ठीक है? उस सपने के लिए मेहनत करिए, अभी से करिए और हर दिन करिए, धीरे 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 करके आप उस सपने को प्राप्त करेंगे, है ना? यहाँ पर बच्चों सवाल पढ़ेंगे, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र ई जो है, विद्युत क्षेत्र ई जो है, विद्युत क्षेत्र 10 मात्रक जेड अक्ष की दिशा में, तो बच्चों 10 मात्रक जेड अक्ष की दिशा में हम क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं ना। तो 10 मात्रक जेड अक्ष की दिशा में तो 10 के कैप हो जाएगा। अच्छा, इस विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ स्थित है, पृष्ठ के बारे में दिया है जिसका क्षेत्रफल 2 मात्रक एक्स अक्ष की दिशा में, क्षेत्रफल के बारे में दिया है कि उसका मान 2 मात्रक एक्स अक्ष की दिशा में है। तो बच्चों 2 मात्रक अगर एक्स अक्ष में लेंगे तो 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, 2 के साथ आई कैप लगाएंगे ना। तो 2 के साथ आई कैप लगाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि 5 मात्रक वाई अक्ष की दिशा में, तो प्लस लगा करके 5 लिखेंगे। और वाई अक्ष की दिशा में कह रहा, तो वाई अक्ष की दिशा में बच्चों जे कैप होता है ना। तो 5 जे कैप कर देंगे, तो हमें ई का मान पता हो गया और ए का मान पता चल गया। एक बार बच्चों इसे ध्यान से और देखिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई जो है वह 10 मात्रक जेड अक्ष की दिशा में है। तो जेड अक्ष की दिशा में हम लोग एकांक सदिश के कैप लेके चलते हैं, तो 10 के कैप हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो क्षेत्रफल का मान है वह 2 मात्रक एक्स अक्ष में है, तो 2 के साथ आई कैप आ जाएगा। 5 मात्रक वाई अक्ष में है, तो 5 के साथ जे कैप आ जाएगा। अब ई पता है और ए पता है, आपसे पूछ रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो।
बच्चों ध्यान से देखिएगा, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई पूछ रहा आपसे, तो फाई बराबर प्यारे बच्चों आप सबने पढ़ा है, फाई बराबर प्यारे बच्चों आप सबने पढ़ा है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। ठीक है, चलो तो फाई बराबर वेक्टर ई का मान 10 के कैप डॉट ए का मान बच्चों है 2i कैप प्लस का 5j कैप। अब यहाँ से बताइए k का i के साथ करोगे 0, k का j के साथ करोगे 0, तो इस प्रकार से इस सवाल में फ्लक्स फाई बराबर 0 आ जाएगा। फ्लक्स फाई का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग लगा लीजिए, करेक्ट आंसर 0 है। हाँ बेटा, करेक्ट आंसर 0 आएगा। चलिए आगे चला जाए। हाँ, मुझे पर विश्वास करती हो? नहीं बेटा, ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा आप पंडित हो, आज एक चीज पूछूं बेटा, आप सत्र की शुरुआत कर रहे हो, आप बताइए इस तरह से शुरुआत करना कैसा उचित रहेगा? आप बच्चों, मैं आप सबसे एक बहुत विनम्र अनुरोध किया करता हूं हमेशा कि आप मेरी क्लास में जब भी आइए तो आप मेरी क्लास में प्यारे बच्चों कॉपी पेन लेके आइए ना, कॉपी पेन लेके आइए और लिखिए, लिख करके पढ़िए, है ना। आप केवल मुझे मत देखिए बच्चों, उससे कुछ भी नहीं होगा, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। आप केवल मुझे मत देखिए, आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए, मैं आपको लिखने का पूरा समय देता हूँ और धीरे धीरे प्यारे बच्चों हम लोग एक दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठे। केवल वीडियो देखने वाले बच्चों के लिए मेरी क्लास नहीं होती है, मेरी क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना। चलिए, हाँ सर आप इसी टाइम लाइव आते हो? हाँ बेटा, मैं इसी टाइम पे लाइव आता हूँ। चलिए, अब हम लोग बच्चों अगली चीज समझने जा रहे हैं, गॉस की प्रमेय समझेंगे। अगली चीज बच्चों हम समझने जा रहे हैं, गॉस की प्रमेय क्या होती है। कंफ्यूज मत होना, इसे कहीं पर गॉस लिखा होता है, कहीं पे गॉस लिखा होता है और कहीं पर प्यारे बच्चों गॉस, गॉस गॉस, दो वर्ड मैंने देखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चाहे गॉस हो चाहे गॉस हो, दोनों का मतलब एक ही है। गॉस की प्रमेय को समझने के पहले प्यारे बच्चों आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बंद पृष्ठ क्या होती है। बंद पृष्ठ बच्चों जो चारों तरफ से बंद हो। चारों तरफ से बंद का मतलब बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर एक घन बना लिया है, यहाँ पर एक घन बना लिया या घनाभ बना लिया, ठीक है, एक घन या घनाभ यहाँ पर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आप इसे बताइए यह चारों तरफ से बंद है कि नहीं, है ना बेटा। इसमें 6 फलक हैं, 4 अगल बगल के हो गए, ऊपर से बंद है और नीचे से बंद है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको हम कहेंगे बंद पृष्ठ, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम कोई गोले को देखें, गोला जैसे फुटबॉल आपने देखी होगी, फुटबॉल देखी है, कोई बॉल देखी है, तो हाँ बॉल चारों तरफ से बंद होती है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम अगर कोई गोली सरफेस है, कोई गोला है, तो इसको भी प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, इसको भी हम बंद पृष्ठ कहेंगे ना। तो बंद पृष्ठ क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद होता है उसे हम बंद पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अब गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहती है। गॉस की प्रमेय में बेटा पहले इनका कथन समझो, इन्होंने एक बात क्या बताई, इन्होंने बात क्या बताई प्यारे बच्चों। गॉस की प्रमेय में पहले हम इनका गॉस की प्रमेय का कथन समझेंगे, इन्होंने क्या कहा, फिर इनके कथन को सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। पहले इनके कथन को समझिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, क्या है बच्चों, कोई बंद पृष्ठ है और इसके भीतर कोई आवेश स्थित है, कोई एक आवेश हो सकता है, एक से ज्यादा आवेश हो सकते हैं, तो आवेश स्थित है बच्चों, तो आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, है ना। क्या निकलेंगी, विद्युत बल, इसका डेरिवेशन है, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और जब वह इस पृष्ठ से पार करेंगी तो उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। गॉस ने अपने कथन में उस विद्युत फ्लक्स का मान बताया। उन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से जो कुल फ्लक्स निकलेगा, किसी बंद पृष्ठ से जो कुल फ्लक्स निकलेगा फाई, वह इसके भीतर उपस्थित आवेश का, इसके भीतर उपस्थित आवेश का यानी Q का 1/ε0 गुना होता है।
बस इन्होंने अपने अपने कथन में ये बात कही कि जो कुल फ्लक्स होता है फाई वह इसके भीतर उपस्थित आवेश का अर्थात क्यू का क्या होता है बच्चों 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, क्या कहता है प्यारे बच्चों कि जो कुल फ्लक्स फाई है इसके भीतर उपस्थित आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अगर इनके कथन की मैं बात करूं तो इन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बच्चों इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का फ्लक्स उसके भीतर या उसमें उसके भीतर लिख देता हूं, उपस्थित आवेश का, उपस्थित किसका आवेश का, उपस्थित आवेश का बच्चों क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए 1/ε0 गुना होता है। उसके भीतर जितना आवेश होगा उसका कितना हो जाएगा 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों बायो की क्लास है, उसके पहले मैं आपकी क्लास छोड़ दूंगा। 9 बजे से आपकी बायो की क्लास है ना, विजय बैच के अंदर। प्यारे बच्चों जितने भी छात्र विजय बैच के यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सभी छात्रों की 9 बजे से बायोलॉजी की क्लास है। तो प्यारे बच्चों बायो की क्लास के पहले मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए तो जिन बच्चों को विजय बैच में क्लास है वो आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा हम आगे चलते हैं गॉस की प्रमेय में। बच्चों अभी थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे, गॉस की प्रमेय को थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। जैसे गॉस की प्रमेय में बच्चों मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। गॉस की प्रमेय को बच्चों एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप पहले गॉस की प्रमेय को समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके बाद बच्चों गॉस की प्रमेय का देखिए यहाँ पर निगमन करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे कि कैसे गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 गुना होता है, कैसे होता है इस बात पे हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ तो बच्चों ये हेडिंग लगा लेना गॉस की प्रमेय, इसको थोड़ा गौर से समझिए। बेटा यहाँ पर मैं ना तुम्हारे सामने कई सरफेस रखने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक पृष्ठ ये है, ठीक है, एक पृष्ठ ये है बेटा, दूसरा पृष्ठ इसके भीतर हमारे पास ये है, ठीक है, और तीसरा सरफेस बच्चों मेरे पास ये है, चौथा सरफेस बच्चों मेरे पास ये है। आ जाओ इधर भैया, क्या हो गया यार तुम इधर नहीं आते हो, इधर आ जाओ। 4 सरफेस हो गई और बच्चों 5वां सरफेस मेरे पास ये है। मेरे पास 5 अलग अलग सरफेस हैं, 5 अलग अलग पृष्ठ हैं। यहाँ पर मैं आवेश रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बच्चों मैंने एक आवेश रखा है +Q1, यहाँ पर एक आवेश रखा है -Q2, यहाँ पर एक आवेश रखा है +Q3, यहाँ पर एक आवेश रखा -Q4। अच्छा प्यारे बच्चों आप सबको मैं बता दूं, यह हमारी पहली सरफेस है, यह दूसरी सरफेस है, यह तीसरी सरफेस है, यह चौथी सरफेस है, और यह ये जो है ये 5वीं सरफेस है। यह कौन सरफेस है बच्चों, यह 5वीं सरफेस है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पहली सरफेस यानी पहले पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पर, ठीक है, अगर आपसे मैं यहाँ पर पहली सरफेस यानी पहले सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स पूछूं तो बताइए जो पहली सरफेस है उसके भीतर कितना आवेश है। उसके बाहर बहुत सारे आवेश हैं पर उसके भीतर बच्चों आप गौर से देखिए कोई आवेश नहीं है, तो इसके भीतर का आवेश प्यारे बच्चों के क्या हो गया, ठीक है, 0 हो गया। और इसका 1/ε0 अगर गुना करोगे तो इसका फ्लक्स बच्चों क्या आ जाएगा 0। तो पहली सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे यहाँ पर दूसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछूं तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरी सरफेस है, दूसरा जो पृष्ठ है, इसके भीतर एक आवेश है Q1, केवल एक आवेश है बच्चों यहाँ पर Q1 ना। तो Q1 का हम लोग क्या कर देंगे,
Q1 का क्या कर देंगे, Q1 का 1/ε0 गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से फ्लक्स φ1 बराबर आ जाएगा Q1/ε0, Q1/ε0। अच्छा जी, अगर मैं बच्चों आपसे φ3 का मान पूछता हूँ, φ3 का मान, φ3 क्या है, ये जो तीसरी सरफेस है यह φ3 है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ3 है। ठीक है, चलो। हाय सर, मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट, नाउ आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा बेटा आपने आज क्लास में आकर के अपनी हाजिरी लगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके सभी छोटे भाई बहन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए हमारी कोई पुरानी छात्रा है ना, जो हमारी पुरानी छात्रा है, इसने बेटा यहाँ पे आके बताया कि सर क्या नाम है बेटा आपका, संज्ञा नीट। अच्छा, कि हम सर आपके पुराने छात्र हैं और आज हम MBBS कर रहे हैं। तो बच्चों आप सब भी इसी प्रकार से मेहनत करिए कि भविष्य में जब आपका कहीं पे अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए, कोई अच्छी नौकरी लग जाए, उसके बाद आप जब आके क्लास में इस तरह से कमेंट करोगे, मैं तो यहीं पढ़ाता मिलूंगा, है ना। और जब आप आके कमेंट करोगे तो सोचिए मुझे कितनी खुशी होगी कि मेरी मेहनत, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे के ऊपर की गई मेहनत आज सफल हुई है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी इसी प्रकार से मेहनत करिए, और ये सब बच्चे आपके बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं, है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए φ3 अगर हम निकालेंगे, तीसरी जो सरफेस है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दो इसके अंदर चार्ज है, एक +Q1 है और एक -Q2 है। तो बच्चों गॉस ने कहा था कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो तीसरी सरफेस के अंदर प्यारे बच्चों दो चार्ज हैं, +Q1 -Q2। तो कुल आवेश निकालोगे तो Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2। कुल आवेश का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, Q1 -Q2 का 1/ε0 गुना। तो इस प्रकार से यह जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q1 -Q2/ε0। बच्चों अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये जो चौथी सरफेस है या जो चौथा पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स आप सभी बच्चे बताइए। चौथी जो सरफेस है इससे गुजरने वाला फ्लक्स बच्चों आप सभी बताइए। तो φ4 बराबर, चौथी सरफेस के अंदर आप देखेंगे आपको तीन आवेश दिख रहे होंगे, है ना, +Q1 है, -Q2 है, +Q3 है। तो गॉस ने कहा कि कुल आवेश का, तो बच्चों जब कुल आवेश निकालोगे तो Q1 से Q2 को घटाओगे, Q1 से Q2 को घटाओगे और Q3 को जोड़ दोगे, कुल आवेश हो जाएगा इसका 1/ε0 गुना। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा Q1 -Q2 +Q3 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ε0 ना। अगर मैं बच्चों आपसे φ5 पूछूं तो बताइए क्या होगा। φ5 का मतलब जो पांचवा पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, है ना। चलो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर पांचवा पृष्ठ जो है उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो पांचवें सरफेस के अंदर Q1 है, -Q2 है, +Q3 है, -Q4 है। इस कुल आवेश का क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुना। तो इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा Q1 -Q2 +Q3 -Q4 का 1/ε0 गुना। इस प्रकार से बच्चों क्लियर हो गया, यहाँ पर सभी को समझ में आ गया है ना। तो आज बच्चों आप सबने गॉस की प्रमेय का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना, सभी बच्चों ने गॉस की प्रमेय का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। बच्चों अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें बच्चों मैं आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास प्यारे बच्चों आप सभी को कैसी लगी इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। देखिए बच्चों आप अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, समझ समझ कर पढ़ना चाहिए और शुरुआत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों सभी लोग पढ़ते रहिएगा, जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के पढ़ते हैं वो सब अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि बच्चों जब आप साल भर अच्छे से नोट्स बनाओगे ना तो वह नोट्स आपके अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जब आपके रिवीजन करने का समय आएगा तो उस समय आपके द्वारा बनाए गए जो नोट्स होते हैं बच्चों वह सबसे बेहतरीन तरीके से आपकी मदद कर पाते हैं, है ना।
फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते उस समय क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके बच्चों आप पास हो सकते हैं, रैंक नहीं बना सकते। और मुझे पता है अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ अभी से पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के बारे में मैं जानता हूं कि वह बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं, वो चाहे हमारे विजय बैच से पढ़ रहे हों, चाहे वो हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हों, है ना, बहुत सीरियस बच्चे हैं। विजय बैच का हर बच्चा नोट्स बनाता है और विजय बैच का हर छात्र रेगुलर मेहनत करता है। हम विजय बैच में पहले दिन से बच्चे को कम से कम 6 घंटे पढ़ने की आदत डालते हैं, है ना। तो बच्चों, मैं आप सबके साथ आज यहीं पर विदा लूंगा, अगली क्लास में मिलूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।